IVM। कहते हैं किसी भी तारीख से जुड़ी तस्वीर हमें इस बात का एहसास कराती है कि उसकी तासीर कैसी होगी। 18 अप्रैल 2008 अगर आप याद करें, आईपीएल सीजन 1 खेला गया था और उसका पहला मैच 18 अप्रैल को खेला गया और पिछला संडे जो निकला 18 अप्रैल थी, यानी 13वां बर्थडे आईपीएल ने अपना मनाया। तो चर्चा की शुरुआत आज खेल नीति में हम आईपीएल के बर्थडे से ही कर लेते हैं, क्योंकि आईपीएल वो प्लेटफॉर्म था जहां से खिलाड़ियों को ढेर सारे पैसे मिले, ढेर सारे मौके मिले कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ समय बिताएं और एक्सपीरियंस लें, और साथ में भारतीय क्रिकेट को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। आज भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में राज कर रही है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कहानी पूरी तरह से आईपीएल की रही है। तो बर्थडे आज मना रही है, तो आईवीएम पॉडकास्ट पर खेल नीति के जरिए पहले तो हम आईपीएल को ढेर सारी बधाइयां देना चाहते हैं जिस तरह का प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया भारतीय खिलाड़ियों को, और साथ ही इस बर्थडे सेलिब्रेशन में हम शरीक कर रहे हैं सबा करीम जी को, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर। साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी खेल नीति पर पहली बार जुड़ रहे हैं, विराट कोहली के कोच हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता था कि आईपीएल का बर्थडे हम मनाए, भले ही हम एक दिन बाद मना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सबा बहुत कुछ दिया है आईपीएल ने। और क्योंकि 18 अप्रैल वो तारीख थी जहां पर विराट कोहली ने जीत के हैट्रिक लगाई। आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 मैच लगातार आरसीबी जीती। इस पर भी बातचीत करेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की हार की हैट्रिक पूरी हुई सैटरडे को, उस पर भी बातचीत करेंगे और आज के मुकाबले भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबा चर्चा की शुरुआत आईपीएल बर्थडे से ही कर लेते हैं। 18 अप्रैल वो तारीख जब ब्रेंडन मैकुलम ने शतकीय पारी खेली, और मजे की बात तब भी केकेआर और आरसीबी आमने सामने थी, और तब इस आईपीएल का एक्चुअली टोन सेट हुआ और वहां से आईपीएल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ राजीव, ढेर सारी बधाई मेरे तरफ से भी आईपीएल को, गवर्निंग काउंसिल को, बीसीसीआई को, जिन्होंने ये टूर्नामेंट को कंसीव किया। और पहला मैच मुझे भी याद है, एक तहलका समझ गया था, ना ही केवल भारत में पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी। जिस तरह से आईपीएल की शुरुआत हुई थी, जिस तरह से मैचेस देखने को मिल रहे थे, जिस तरह से फ्रेंचाइजीज ने प्लेयर्स को खरीदा था, जिस तरह से टीमें बनाई गई थी, एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था। कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजीज ने टीम खरीदी थी, तो उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो बहुत कुछ अलग था। बहुत कुछ सीखने को मिला है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्रिकेटर्स को, दर्शकों को। एक नए किस्म का एंटरटेनमेंट देखने को मिला। फिर जो टारगेट ऑडियंस होती है उसमें विकास देखने को मिला। पहले सिर्फ जो क्रिकेट फैंस थे वही देखते थे, अब पूरी की पूरी फैमिलीज मैचेस देखने लगी। और हर सिटी का अलग अलग ब्रांड, किस तरह से मार्केटिंग होती है वो हम सब लोगों को देखने को मिला। मुझे लगता है कि क्रिकेट के साथ साथ किस तरह से ब्रांड प्रमोशन होना चाहिए, किस तरह से क्रिकेट की मार्केटिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिली। और सिर्फ अगर क्रिकेट पर बात करें तो मुझे लगता है कि आईपीएल की देन है कि हम लोगों को इतने सारे क्रिकेटर्स सामने आए। डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद मुझे लग रहा था कि सिर्फ भारतीय क्रिकेटर को अब उनके सामने जो रास्ता था वो सिर्फ नेशनल टीम था, पर आईपीएल आने की वजह से वो बीच का जो गैप है उसकी भरपाई हो गई है। और जिन जिन खिलाड़ियों ने अच्छा किया आईपीएल में, उनको ऊपर जाने का मौका मिला है। सिलेक्टर्स के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म बन गया जहां से वो नए नए खिलाड़ियों को अगर आप ना भी चुने तो कम से कम पोटेंशियल उन खिलाड़ियों में नजर आता है। तो मुझे लगता है इस तरह की कई सारे एडवांटेजेस आईपीएल ने दिए हैं भारतीय क्रिकेट को। राजकुमार जी, 18 अप्रैल वो तारीख है 2008। आपको भी याद होगी कि विराट कोहली ने अपना पहला आईपीएल मैच खेला था, और विराट ने कल जब जीत के हैट्रिक लगाई तो इस बात का जिक्र भी किया कि वो अभी तक 18 अप्रैल की तारीख भूले नहीं है, और ब्रेंडन मैकुलम की वो शतकीय पारी भी नहीं भूले। अब मजे की बात यह है कि ब्रेंडन मैकुलम डगआउट में बैठे थे, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच हैं। कैसे आप देखते हैं आईपीएल के इस 13वें बर्थडे को, और विराट ने जिस तरह से एक्सप्रेस किया कि आईपीएल के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहानी बताई, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आपसे भी बातचीत होती रही होगी, और आईपीएल सीजन 1 का वो पहला मैच 18 अप्रैल का आपको भी याद होगा। बिल्कुल राजीव, ये मैच तो पूरे वर्ल्ड को याद है। एक तहलका समझ गया था वर्ल्ड क्रिकेट में कि ये किस तरह की लीग है, प्लेयर्स खरीदे जाएंगे। जैसे फुटबॉल में होता था तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, और सडनली इतना बड़ा धमाका हुआ। और उस धमाके के ऊपर ब्रेंडन मैकुलम ने जो धमाका किया वो इनिंग खेलकर, तो सभी ने T20 में एक नया नजरिया पेश किया ब्रेंडन मैकुलम ने कि क्या कुछ हो सकता है T20 मैच में। और आईपीएल उसके बाद बढ़ता ही गया है राजीव, इतना बड़ा हो गया है कि वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा इवेंट है ये।
जो पूरा वर्ल्ड देखना चाहता है इस इवेंट को, और बहुत सक्सेसफुल भी है क्योंकि सारे वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स खेलते हैं इसमें। इंडियन यंगस्टर्स को मौका मिलता है उनके साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अदरवाइज अगर आप देखते थे कि न्यू कमर्स आते थे जब इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो एक नर्वसनेस होती थी कि आप पहला अपना वनडे खेल रहे हैं या पहला टेस्ट खेल रहे हैं, तो वो नर्वस होते थे। लेकिन अब क्योंकि आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम, उन्हीं के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो एक नर्वसनेस जो है वो खत्म हो जाती है और आप बहुत फ्री उस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो बहुत कुछ दिया है आईपीएल ने इस में, स्पेशली यंगस्टर्स को, जो कि भारत जैसे देश में जहां पर इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं और सभी चाहते थे कि इंडिया खेलें, लेकिन क्योंकि कुछ बहुत लिमिटेड सी सीट्स होती हैं, 15-16 प्लेयर्स चुने जाते हैं, भले वो वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, तो बहुत कम मौका मिलता था लोगों को, और यंगस्टर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड भी होते थे कि अगर हम इंडिया नहीं खेलेंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि एवरीबॉडी लुक्स अप टू दिस कि अगर हम इंडिया नहीं भी खेल पाए तो हम आईपीएल खेलेंगे। लेकिन साथ साथ मैं यंगस्टर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि एम शुड बी टू प्ले फॉर इंडिया, आईपीएल आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जी राजकुमार जी, क्योंकि विराट कोहली का भी कद बढ़ा आईपीएल के साथ साथ। 2008 में विराट बहुत यंग थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, उनका जो फिटनेस लेवल था बहुत अलग था। 13 सालों में विराट कोहली का कद भी बढ़ा है और साथ में आरसीबी का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आईपीएल सीजन 14 में, क्योंकि पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में लगातार 3 मैचेस जीती है आरसीबी की टीम। पॉइंट शैली में वो टॉप पर पहुंच गए हैं और ये जो पिछले संडे गया है, शायद वो यादगार संडे रहा है आरसीबी के लिए भी और विराट के लिए भी। बिल्कुल राजीव, बहुत ग्रो किया है विराट ने इसके साथ, आरसीबी के साथ। शुरू में थोड़ा सा भटक भी गए थे वो इतनी बड़ी टीम में जाकर, तो वहां पे उन्हें संभालना भी पड़ा था क्योंकि बहुत चकाचौंध थी ये आरसीबी की और बड़े फैंस थे उनके, और बहुत ज्यादा मतलब वहां पे था, वहां पे शो ऑफ काफी था, तो एक यंगस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी था वहां पे उस फ्रेम को संभालना। लेकिन उसके बाद जिस तरह ग्रो किया है आरसीबी ने और विराट कोहली ने, तो बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा मैं आरसीबी के मैनेजमेंट को कि उन्होंने बहुत अच्छे से यंगस्टर्स को ग्रूम किया। और उसके बाद जब से कप्तानी संभाली विराट कोहली ने, तो उसके बाद तो उनका नजरिया ही एक तरह से बदल गया क्रिकेट के लिए। तो बहुत बड़ी देन है इसमें आईपीएल की, क्योंकि उसमें फिटनेस लेवल आप देखें इतना ज्यादा जरूरी है। आप को बहुत फिट होना पड़ता है, और यही शायद मंत्रा विराट ने भी सीखा कि T20 आपको खेलना है तो आपको बहुत फिट रहना होगा, और वही यही मंत्रा वो पूरी इंडियन टीम के लिए भी लेकर आए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि आईपीएल का है। और विराट कोहली शुरू से ही एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं, और ये उनका कहना है कि ये मेरी लॉयल्टी है कि मैं एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेला हूँ और शायद आखिर तक उन्हीं के लिए खेलूंगा। तो बहुत फैंस भी हैं आरसीबी के और हमेशा चाहते हैं कि अच्छा करें, और इस बार जिस तरह की शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि शायद इस बार उनका सपना पूरा होगा। बिल्कुल, और सबा ऐसा लग रहा है जो भी दांव खेला गया, वो चाहे जो ऑक्शन के टाइम की हम बात करें या जो भी इस समय प्लेइंग 11 खिलाई जा रही है, आप हमेशा कहते थे कि बॉलिंग वीक है आरसीबी की। इस बार क्या वो वीकनेस खत्म होती नजर आई पिछले जो 3 मैचेस आरसीबी ने खेले? और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैक्सवेल का रहा है, पिछले 3 मैचों में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। दूसरे मैच में वो मैन ऑफ द मैच बने, पहले मैच में उन्होंने 33 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली, और संडे के दिन की अगर हम बात करें तो बहुत ही धुआंधार मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बैटिंग की, और ऐसा कहीं से लगा ही नहीं कि वो चेन्नई के ट्रैक पे बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर से रिवर्स स्वीप करके जो 2 छक्के उन्होंने लगाए। क्या मैक्सवेल एक मजबूत कड़ी है इस समय आरसीबी की, आपको लग रहा है, बॉलिंग अटैक के साथ साथ? संकेत बहुत अच्छे हैं इस समय आरसीबी के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ इन्वेस्ट किया है ऑक्शन के समय। बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने प्लेयर्स को चुना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है उनको होमवर्क करने में, कौन से प्लेयर्स को उनको लेना होगा टीम में। उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था। मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है उनके कोच माइक हेसन का भी और विराट कोहली का, कि बहुत जरूरी है कि दोनों कप्तान और कोच एक प्लेट पर रहें। उनको ये समझ में आ जाए कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको उनको दूर करना है। सबसे बड़ा इशू आरसीबी के साथ था उनके डेथ। क्या उस प्लेट पे सबा राजकुमार जी को भी देख रहे हैं आप कहीं? राजकुमार जी सबसे ऊपर बैठे हुए हैं उस प्लेट में। उनके लिए पहले से ही गोल्डन प्लेट तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि
बहुत जल्दी उन्होंने एड्रेस किया इस इश्यूज को कि डेथ ओवर्स में उनके पास अच्छे बॉलर्स नहीं है, उनके पास एक स्पीडस्टर चाहिए था जो उनको विकेट लेकर दे। इसी वजह से उन्होंने काइल जेमिसन और हर्षल पटेल को अपने टीम में रखा। उसके बाद उनको ये भी लग रहा था कि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, वो बहुत कुछ निर्भर कर रही थी बल्लेबाजी उनकी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के ऊपर। इसलिए उनको लगा उनके पास एक और ओवरसीज प्रोफेशनल होना चाहिए जो एक मैच विनर हो, और इसी उन्होंने दाव खेला इस समय ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर, और बहुत कुछ सीखा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम से, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन टीम ग्लेन मैक्सवेल को हैंडल करती है, कि ज्यादा उनके ऊपर स्पॉटलाइट नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए उनका नेचुरल गेम खेलने के लिए। और इसी वजह से विराट कोहली ओपन कर रहे हैं और एबी डिविलियर्स को नीचे भेजा गया है ताकि बीच में एक प्रकार से सैंडविच होकर ग्लेन मैक्सवेल का इस्तेमाल किया जाए। और इसका फायदा कल के मैच में बहुत ज्यादा देखने को मिला। सही कहा आपने राजीव कि चेन्नई का विकेट बहुत ज्यादा कठिन था, वहां पर 9 for 2 होने के बाद आकर जिस प्रकार की बल्लेबाजी की वो लाजवाब थी। मुझे लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल में सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो ये दर्शाता है कि वो एक बहुत बड़े वाइड बॉल प्लेयर हो सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने कई बार इस तरह की पारियां खेली हैं, और ये पहला मौका है जहां पर 3 शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ग्लेन मैक्सवेल का, और तीनों के तीनों एक प्रकार का मैच विनिंग परफॉर्मेंस रहा है ग्लेन मैक्सवेल का। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो कमियां उसको दूर की है विराट कोहली और आरसीबी ने। पर एक बात और भी है राजीव, आने वाला समय और ज्यादा कठिन होने वाला है, चैलेंजेस और होंगे। कई बार विराट को ये लगेगा कि मुझे कॉम्बिनेशन में अपने परिवर्तन करना होगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी हेल्प करेगी आरसीबी को, क्योंकि वेन्यू जब चेंज होगा तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे आरसीबी को। बिल्कुल। और राजकुमार जी, क्योंकि एबी डिविलियर्स की चर्चा के बिना शायद ये संडे नहीं निकल सकता था, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग की और आखिर के 5 ओवर में 70 रन बना दिए एबी डिविलियर्स ने, एक ऐसे ट्रैक पे जहां पे स्पिन मिल रही थी, वरुण चक्रवर्ती, शाकिबुल हसन, हरभजन सिंह जैसे स्पिनर्स थे, वर्ल्ड क्लास स्पिनर इनको हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी क्लब के गेंदबाज को ट्रीट कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। देखिए राजीव, एबी डिविलियर्स को इसीलिए मिस्टर 360 कहा जाता है। ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो टैलेंट उनके पास है, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में किसी भी प्लेयर के पास है, स्पेशली इस फॉर्मेट में। जिस तरह वो डोमिनेट करते हैं, जिस तरह कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी विकेट हो, कोई भी अपोजिशन हो, जिस दिन एबी डिविलियर्स खेलते हैं तो उस दिन सिर्फ एबी डिविलियर्स ही का नाम सबको याद रहता है, क्योंकि उनके पास इतनी रेंज ऑफ शॉट्स है, इतने फिट है वो, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उनके शॉट्स में कि वो एक पर्टिकुलर बॉल को मिड ऑन के ऊपर से भी छक्का मार सकते हैं, उसी पर्टिकुलर बॉल को वो मिड ऑफ के ऊपर से भी छक्का मार सकते हैं। तो इतना कंट्रोल है उनको, और बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज करते हैं। अच्छा ब्रेन है उनके पास, बॉलर का माइंड बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं कि अब क्या आने वाला है। तो उसी के मद्देनजर वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बल्लेबाज हैं। अगर आप देखें राजीव, वो 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन पहली बॉल वो आकर खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत अच्छी सक्सेसफुल सीरीज खेलकर आ रहे हैं। तो यही उनमें क्लास है, और उनकी बैटिंग का कोई जवाब नहीं है T20 क्रिकेट में। वर्ल्ड ओवर उनसे बेटर कोई बैट्समैन नहीं है। तो चलिए, ये राजकुमार शर्मा जी के व्यू से कि वर्ल्ड क्रिकेट में व्हाइट बॉल में खासतौर से एबी डिविलियर्स के बाकी पीछे खड़े होते हैं, यानी कि एबी डिविलियर्स जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो सकती है सभा, ये हम कह सकते हैं। हाँ, जिस तरह से राजकुमार जहाँ से खड़े हो जाए उनके बाद लाइन शुरू हो जाती है, क्योंकि आरसीबी की लाइन बन गई है इस वक्त। पर मुझे तो लगता है ये राजीव के एबी डिविलियर्स, अब उनके बारे में बात हो रही है कि हो सकता है कि वापसी हो जाए T20 में दक्षिण अफ्रीका के लिए, और ये भी लगता है मुझे कि दक्षिण अफ्रीका को अगर T20 में स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बनना है तो बहुत जरूरी है कि आप एबी डिविलियर्स को टीम में लेकर आएं। पर सबसे अच्छी बात, मार्क बाउचर देख रहे होंगे, उनके कोच शायद उनसे बातचीत थे, उनसे बातचीत शुरू भी कर दी है राजीव। उन्होंने बोला भी है कि वापस आ जाइए आप, यू वेलकम टू कम बैक। और मुझे लगता है कि आरसीबी बहुत फॉर्चुनेट है कि एबी डिविलियर्स उनकी टीम में खेल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कोई भी कंडीशन उनको दे दीजिए उसमें ये महारत, इस खिलाड़ी को रन बनाने में महारत हासिल है। कल का विकेट टफ था, वहां पर भी इंतजार किया, और मुझे ताज्जुब हो रहा था ओवेन मॉर्गन की कप्तानी पे भी राजीव। वरुण चक्रवर्ती से 1 ओवर कराया, 2 विकेट लिया, उसके बाद उनको बदल दिया गया। फिर 19th ओवर उन्होंने हरभजन सिंह से कराया। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कप्तानी होनी चाहिए थी, जो इंटेलिजेंस दिखाना चाहिए था ओवेन मॉर्गन को, वो देखने को मिला नहीं कल के मैच में। बिल्कुल। और सभा, आपने ऐसी हैरानी दिनेश कार्तिक के लिए जताई थी, उनको इस्तीफा देना पड़ गया था दुबई में, तो क्या एक और इस्तीफे का वेट करें? इस पे थोड़ा सा इंतजार इस पे करना पड़ेगा। बहरहाल दूसरे मुकाबले की बात कर ले जो संडे को खेला गया, दिल्ली ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब को चारों खाने चित किया, और इस दिल्ली की
जीत में हीरो रहे शिखर धवन, जिन्होंने 187 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 92 रनों की पारी खेली और पंजाब के गेंदबाजों को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। राजकुमार जी, 192 रनों का लक्ष्य और जिस तरह से दिल्ली की टीम ने अप्रोच किया, खासतौर से पहले 6 ओवर में 62 रन बनाए और वहां पे पृथ्वी शॉ ने जिस तरह से अपना शानदार वर्चस्व दिखाया, कैसे आप देखते हैं पृथ्वी शॉ का खासतौर से स्टार्ट? शिखर धवन पे तो चलिए बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, पृथ्वी शॉ का जो इम्पैक्ट इन दिनों हम देख रहे हैं, वो आप किस तरह से देखते हैं? राजीव, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया विजय हजारे में और डोमिनेट किया है। आप हर मैच अगर उनका देखें तो उनके 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की पूरे विजय हजारे में, तो वो दर्शाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है उनको और वही कॉन्फिडेंस लेकर वो शायद आईपीएल में भी उतरे हैं और अपनी दिखाना चाहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द वापस इंडियन टीम में आना है और इस परफॉर्मेंस से वो बिल्कुल उनको सेलेक्टर्स नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरह का बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो मोहम्मद शमी को जो सामने छक्का मारा है, शमी को छक्का सामने मारने के लिए आपको क्लास चाहिए और जिगरा चाहिए और जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं और साथ साथ शिखर धवन, जैसा आपने कहा कि वो तो लाजवाब फॉर्म में है ही और विजय हजारे में वो मेरे साथ थे, मुश्ताक अली में भी मेरे साथ थे वो दिल्ली टीम में और बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, बड़े ओपन माइंडेड हैं ही वो और जिस तरह उन्होंने एक 100 किया महाराष्ट्र के अगेंस्ट राजीव विजय हजारे में, तो पूरी तरह से डोमिनेट किया और हम लोग 300 रन चेज कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने ये मैच 4 ओवर पहले खत्म कर दिया, तो वो दर्शाता है कि बहुत बड़े प्लेयर हैं वो बड़े मैच के और उसी फॉर्म को वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं यहाँ पर। जी सबाब, एक बड़ी चर्चा चल रही है इन दिनों की के राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की और खासतौर से मिडिल ओवर्स में जब एक बड़ा स्टार्ट उनको मिल गया था मयंक अग्रवाल के साथ। मयंक ने 190 के स्ट्राइक रेट से आपको अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन जब मैच खत्म हुआ और मैं स्ट्राइक रेट के कॉलम में गया तो सिर्फ 119 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की के राहुल ने। और क्या ये बड़ा फर्क डाल गया, क्योंकि 200 प्लस का स्कोर एक समय पंजाब बनाती हुई दिख रही थी जो 192 रनों पे सिमट के रह गई। कम से कम 215-220 रन बनाने चाहिए थे पंजाब को राजीव। और अगर आप ओपन कर रहे हैं और अगर आप बहुत सारा ओवर्स खेल रहे हैं तो आपका स्ट्राइक रेट कम से कम 150 का होना चाहिए और वो भी इस प्रकार के विकेट में। और उसके ऊपर से जब आपको मालूम है कि शाम में ओस पड़ना शुरू हो जाती है, बॉलर्स को दिक्कत होती है ग्रिप करने में, तो कम से कम आपको 15-20 रन का बफर चाहिए होता है, वो कुशन चाहिए पेस बॉलर्स को, तभी आप डिफेंड कर पाएंगे स्कोर को। 195 मुझे लगा कि बिलो पार स्कोर था और केएल राहुल को और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। और पिछले साल भी इसकी चर्चा हो रही थी कि उनका स्ट्राइक रेट जो है, अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके पास उतना पावर है, पावर हिटिंग कर सकते हैं, तकनीक सही है, तो मुझे लगता है कुछ और ज्यादा एग्रेशन के साथ अगर वो बल्लेबाजी करेंगे तो आसानी से 140-150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं। और इस बार तो कप्तान है, आपको और खुलकर मुझे लगता है कि बल्लेबाजी करनी होगी और बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है अब शिखर धवन से या फिर एबी डिविलियर्स से या फिर रोहित शर्मा से। इतने कई सारे प्लेयर्स हैं जो पहले 10-15 गेंदें खेलने के बाद उनका स्ट्राइक रेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो एक्सेलरेशन होना चाहिए, वो प्रोग्रेस होना चाहिए स्ट्राइक रेट में। अगर स्ट्राइक रेट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उसका खराब असर पड़ेगा टीम पर, और यही हुआ कल पंजाब किंग्स के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि केएल राहुल इस पर भी ध्यान दें। बिल्कुल, और दिल्ली की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया सबा, और पॉइंट शैली में वो दूसरे नंबर पर आ गए, प्लस में उनका रन रेट चल रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि दिल्ली के बल्लेबाजों ने अपना जो स्ट्राइक रेट है वो नीचे नहीं जाने दिया और साथ में सामने वाले गेंदबाजों का इकोनॉमी रेट उन्होंने बहुत खराब किया। जाय रिचर्डसन ने 4 ओवर जरूर डाले, जो मैड्रिड उनके गेंदबाज लाएंगे वो तो कोटा ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से। शमी को 50 रन से ऊपर पड़ गए। ये क्या एक बड़ा फैक्टर था सबा की जो खिलाड़ी चुने किंग्स पंजाब किंग्स ने, उनके बॉलिंग खासतौर से बिल्कुल नहीं चल रही, स्पिन डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही खाली नजर आ रहा है। पर ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि शिखर धवन बेहतरीन फॉर्म में थे कल के मैच में। राजीव, आपको याद होगा वो जो साझेदारी थी स्टीव स्मिथ के बीच में, वहां पर स्टीव स्मिथ सिर्फ सिंगल ले रहे थे और वो सारी जिम्मेदारी थी शिखर धवन के ऊपर बिग शॉट्स खेलने के लिए, छक्का लगाने के लिए या फिर बाउंड्री लगाने के लिए, और उन्होंने एक ओवर में भी किसी को निराश किया नहीं। वो जो आस्किंग रन रेट था उसको हमेशा मेंटेन किया। दूसरी तरफ देखें तो मुझे लगता है पंजाब किंग बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है इस समय अपने सही कॉम्बिनेशन को ढूंढने में, जहां तक कि बॉलिंग की अगर हम बात करें तो। और मुझे अभी भी ताज्जुब हो रहा है कि रवि बिश्नोई को वो खिला नहीं रहे, उनके पास विकेट टेकिंग जो ऑप्शन है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अर्शदीप सिंह एकमात्र ऐसे बॉलर है जो मुझे लग रहा है अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा इफेक्टिव हैं। उसके अलावा चाहे वो जाय रिचर्डसन हो या फिर रायली मेरेडिथ हो
या कल के मैच में तो मोहम्मद शमी का भी वो लय देखने को मिला नहीं था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है पंजाब किंग्स के लिए, और इसको दूर करना होगा अगर पंजाब किंग्स को थोड़ा और हेडवे करना है आईपीएल सीजन में। तो चलिए, ये तो बात हो गई संडे को जो मुकाबले खेले गए थे। अब सैटरडे को हार की हैट्रिक हमें देखने को मिली, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और इस हार की हैट्रिक में सनराइजर्स हैदराबाद फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार मैच दर मैच उनका ना तो प्रदर्शन सुधर रहा है और ना ही टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोशिश नजर आ रही है। राजकुमार जी, जो शनिवार को मैच खेला सनराइजर्स हैदराबाद ने, तब हार की हैट्रिक का खतरा मंडरा रहा था, और जब शाम हुई शनिवार की तो वो खतरा रिकॉर्ड में तब्दील हो गया। अब कैसे आप देख रहे हैं, मैच से पहले 4 बदलाव करना बहुत हड़बड़ी में लग रही है, ऐसा लग रहा है हैदराबाद की टीम इस आईपीएल सीजन 14 में। बिल्कुल राजीव, सेटल्ड नहीं है उनका, बैटिंग ऑर्डर भी नहीं सेटल्ड है। 4 चेंजेस आप करते हैं तो दैट मीन्स कि आप बहुत बड़े मेजर चेंजेस कर रहे हैं और आप श्योर नहीं है कि आपको क्या टीम खिलानी चाहिए। बहुत हेवीली डिपेंडेंट है अपने कप्तान वार्नर के ऊपर, और वार्नर अगर इस बार आप देखें उतने अच्छे टच में नहीं नजर आ रहे, या तो विकेट स्लो है इस वजह से अभी वो नहीं इतना अच्छा खेल पा रहे। जॉनी बेस्टो पे दाव लगा रखा है उन्होंने केन विलियमसन को छोड़कर। तो बेस्टो ने बहुत शानदार क्योंकि बल्लेबाजी की थी भारत के खिलाफ, तो एक विलियमसन जैसा प्लेयर उनका बाहर बैठा हुआ है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो बाहर बैठे। और मुझे लगता है राशिद खान के साथ तो या तो कभी मुजीब को खिला रहे हैं या मोहम्मद नबी को खिला रहे हैं, तो ये उनके साथ एक मुश्किल हो रही है कि उनके पास लोकल जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, इसीलिए उनको 2 स्पिनर्स फॉरेनर खिलाने पड़ रहे हैं और विलियमसन जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। जहां तक मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कोई भी इंडियन प्लेयर। राजकुमार जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मैदानों को अपना होम ग्राउंड बोलते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर, तो राशिद खान और मोहम्मद नबी को तो हिंदुस्तान का प्लेयर मान लेना चाहिए, तो ये एक समस्या हल हो जाएगी सनराइजर्स के लिए। पर राज, यहाँ पे ना केन विलियमसन अभी भी वो फिट नहीं, इसी वजह से उनको खिलाया नहीं जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर सनराइजर्स के लिए। पर आइडियली यू आर ऑल्सो राइट कि केन विलियमसन को होना चाहिए, पर वो निगल की वजह से वो इस समय टीम में नहीं है। लेकिन सवाल ये तो आप भी जानते हैं कि अगर नहीं खिलाना है तो फिर आप निगल का बहाना तो बना ही देते हैं। अब मैं किसी को सुन रहा था कमेंट्री में, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि केन विलियमसन जिसको जो बाहर बिठा रहा है उसकी केन से पिटाई होनी चाहिए। तो और ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर नहीं खिलाना है तो आप बोल देते हैं निगल है, हैमस्ट्रिंग मसल पुल है। ये अलग बात है कि आप टीम में जगह नहीं बना पाते। नहीं, वो मैं मान रहा हूँ, वो अलग बात है। पर मुझे लग रहा है अगर जेन्युइनली कोई रीजन है तो फिर उसके बारे में चर्चा अलग प्रकार से होनी चाहिए। एक और जो परेशानी ये हो रही है कि अब कल उस दिन के मैच में उन्होंने टी नटराजन को क्यों ड्रॉप कर दिया। अब टॉम मोडी उन्होंने आके कहा कि इनका वर्कलोड मैनेजमेंट, अरे भाई इसने खेला ही कितना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत है ना। वो उसने टेस्ट मैचेस खेले इंडिया में, सिर्फ वो T20 खेला या फिर एक वनडे मैच खेला है। तो यहाँ पर वर्कलोड कितना हुआ है कि आप उसको 2 मैच के बाद आपने उसको बाहर कर दिया। तो इस तरह की बातें जो सुनने में आ रही हैं या फिर देखने में जो नजर आ रही है, मुझे लगता है उसे साफ दिख रहा है कि सनराइजर्स की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। कि राजीव, मुझे लगता है कि केन विलियमसन का और बेस्टो में चॉइस है उनके पास, तो शायद वो बेस्टो को पिक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि निगल हो भी, लेकिन इतने बड़े प्लेयर को जब आप बाहर बिठाते हैं तो ये कहना भी पड़ता है कि निगल है। आई नो राज, पर केन विलियमसन को भी आप खिला सकते हैं, जॉनी बेस्टो को भी आप खिला सकते हैं। 3 फॉरेनर्स वहां पे होगा और एक राशिद खान होगा, इसके अलावा। और सबसे अच्छी बात क्या है, केन विलियमसन ऑफ स्पिन भी डालते हैं, जो काम मोहम्मद नबी कर रहे हैं 1-2 ओवर तो आप डलवा सकते हैं केन विलियमसन से। तो अगर आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं इतने बड़े मैच विनर को, और हमने देखा जब सनराइजर्स ने यूएई में उनको खिलाना शुरू किया तो सनराइजर्स का जीतने का परसेंटेज बढ़ गया था। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मल्टी फॉर्मेट का प्लेयर है, वो विराट कोहली की तरह का प्लेयर है राजीव। नंबर 3 पर एक आइडियल पोजीशन है उनके लिए। यहाँ पर आप मनीष पांडे के ऊपर भेज रहे हैं या फिर किसी और से को आप ट्राई करवा रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है या जो बैटिंग ऑर्डर है वो सेटल हो नहीं पा रहा है सनराइजर्स का, और इसी वजह से इस समय हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। एक और कारण ये भी है कि भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म इस समय उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। उनको क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते? अगर 3 मैचों में रिदम में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप नाम पे खिलाएं, आप उनको ड्रॉप करें। आप जो फॉर्म में गेंदबाज है आप उनको खिलाएं। ये कहाँ है कि लिखा हुआ है कि आपका नाम भुवनेश्वर कुमार है तो आप ड्रॉप नहीं हो सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं। यही मुझे लगता है, यही सब निर्णय तो लेना होगा ना जो इफेक्टिव। आपने संदीप शर्मा को एक मैच उनको खिलाया, एक मैच के बाद बाहर कर दिया। उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, उसने इतने सारे विकेट्स लिए हैं आपकी टीम के लिए। तो एक मैच पर आप अगर बाहर कर देंगे तो फिर वो इनसिक्योरिटी आ जाती है टीम मेंबर्स में, फिर आप कॉम्बिनेशन की तलाश करने लगते हैं। तो आपने सही कहा बिगनिंग में कि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सनराइजर्स ने पैनिक बटन दबा दिया है, जिसकी वजह से इतने सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं।
तो राजकुमार जी, आज के मैच में चर्चा करने से पहले एक हमारे व्यूवर का सवाल है, उनका ये कहना है कि शिखर धवन शुड बी प्रेफर्ड चॉइस ओपनर फॉर T20 वर्ल्ड कप। आपको लग रहा है राजकुमार जी T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा दावा ठोक रहे हैं जिस तरह का फॉर्म वो दिखा रहे हैं? बिल्कुल राजीव, मुझे पूरी आशा है कि वो शायद T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे ही, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई है और जिस तरह वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे, जो उनके वर्क एथिक्स हैं, तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और अपने आप को पेश कर रहे हैं कि दावा पेश कर रहे हैं अपना कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के ओपनर होने चाहिए। और साथ साथ उनके साथ एडवांटेज राजीव ये है कि वो एक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देते हैं ओपनिंग में, और कोई लेफ्ट हैंडर हमारे पास ऐसा ओपनर नहीं है जो ये कॉम्बिनेशन दे सके। तो चलिए आज के मुकाबले पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज बड़ा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच में है। चेन्नई की टीम ने भी पिछला मुकाबला बहुत शानदार प्रदर्शन करके जीता और राजस्थान के 23 गेंदबाजों ने ये तय किया था कि राजस्थान की टीम भी पूरे अच्छे प्रदर्शन के साथ मैदान से वापस आएगी। सबा, आज का मुकाबला और बड़ा मुकाबला, एक बार फिर 2 विकेट कीपर कप्तान आमने सामने। चल क्या रहा है आईपीएल में? जब हम आप चर्चा करने बैठते हैं 2 विकेट कीपर अब कप्तान आमने सामने होते हैं। चलिए, अब तो कम से कम इतने सालों के बाद लोगों को एहसास हुआ है कि विकेट कीपरों के पास अपना प्लेन्स होता है। अब राजकुमार जी माने या ना माने, पर कम से कम आईपीएल के जो ओनर्स है वो इस बात को मान रहे हैं। नहीं, मेरा हमेशा मानना रहा है। नहीं, पहले तो थैंकलेस जॉब था ना राजकुमार जी। अगर पूरे दिन एक भी अगर एक चौका भी चला जाए तो बॉलर बड़ा घूरता था, वो चीजें शायद खत्म हो रही है धीरे धीरे राजीव। लेकिन यहाँ पे नथिंग अगेंस्ट साबा, बट शायद कीपिंग का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो गया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कीपर था ही नहीं। मैंने इसीलिए पहले कहा कि नथिंग अगेंस्ट। पर आज का मुकाबला जब बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है राजीव। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स का के यंग टीम है, उनका मुकाबला एक अनुभवी टीम के साथ होने वाला है। सीएसके को मुझे लगता है कि अगर एक चेंज उनको करना पड़ेगा तो हो सकता है ओपनिंग स्लॉट जो है ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर हो सकता है एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए वो हरी निशांत राजकुमार, आपने उनको देखा होगा, अच्छे प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर ओपनर है, या फिर एन जगदीशन है जो तमिलनाडु के लिए ओपन करते हैं। इन दोनों का प्रदर्शन T20 में काफी अच्छा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। रॉबिन उथप्पा भी एक चॉइस हो सकते हैं सबा। हाँ, रॉबिन उथप्पा भी एक चॉइस हो सकते हैं, पर हाँ, उसके जगह पर ऋतुराज की जगह पर आप रॉबिन उथप्पा को खिला सकते हैं। पर उस तरह से मुझे लगता है कि सीएसके की टीम कुछ ज्यादा ही सेटल नजर आ रही है इस समय, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी होगा आज के इस मैच में। लेकिन 3 राजकुमार जी राजस्थान रॉयल्स ने चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर और जयदेव उनदकट, और वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी लगी थी क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद मुझे जहां तक याद आ रहा है आईपीएल में मैंने कभी नहीं देखा कि 3 लेफ्ट आर्म सीमर एक साथ खेल रहे हो। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पक्की सी बात है कि वो आज यही कॉम्बिनेशन उतारने वाले हैं। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं चेन्नई के खिलाफ, और ये कितना मुश्किल हो जाता है जब तीनों लेफ्ट आर्म सीमर ऑपरेट कर रहे हो बैक टू बैक? बिल्कुल, ये एक सरप्राइज किया है राजस्थान ने ना सभी को। कभी भी पहले नहीं देखा गया कि 3 मीडियम पेसर्स खेल रहे हैं और तीनों लेफ्ट आर्म हो, और तीनों ने शानदार गेंदबाजी की है। चेतन सकारिया ने बहुत इम्प्रेस किया है सभी को कि एक अच्छे यंगस्टर हैं वो। जयदेव उनादकट सभी जानते हैं कि वो एक प्रोफेशनल हैं और इस फॉर्मेट के बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, राजस्थान ने सरप्राइज किया है, और मुझे लगता है कि आज चेन्नई उसके लिए तैयार रहना चाहिए आज उस मुकाबले के लिए। और जहां तक सभा ऋतुराज गायकवाड़ की बात है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है। एक ऐसा क्रिकेटर है जो मैं चाहता हूं कि शायद आने वाले दिनों में भारत के लिए ओपन करे, क्योंकि मैंने उनकी कुछ इनिंग्स देखी हैं, तो वो एक लाजवाब क्रिकेटर है, और मैं चाहूंगा कि धोनी उनको 1-2 मौके और दें अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए। सबा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, चलते जाते 200वां मैच खेला महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के इतिहास में। चेन्नई सुपर किंग के लिए 190 मैच वो कप्तानी कर चुके हैं। कैसे आप देखते हैं 13 साल में महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल के सफर को? मुझे तो इस खिलाड़ी का शुरुआती सफर भी याद है। वहां पर जब हम लोगों ने उनको पिक किया था बिहार की टीम के लिए, रणजी ट्रॉफी टीम के लिए, वहां से निरंतर उनके खेल में सुधार देखने को मिला है, कीपिंग में सुधार देखने को मिला है, टेम्परामेंट में सुधार देखने को मिला है। एक मैच विनर साबित किया है MS धोनी ने हर एक फॉर्मेट में भारत के लिए। सीएसके को जिस तरह से उन्होंने डेवलप करवाया है उसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं हर एक युवा खिलाड़ी को, चाहे वो विराट कोहली हो भारतीय टीम के लिए या फिर सीएसके के लिए, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ क्यों ना हो। मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है MS धोनी का, और ये बेहतरीन अचीवमेंट है कि 200वां मैच उन्होंने खेला है सीएसके के लिए, और अभी भी उसी प्रकार से डाउन टू अर्थ खिलाड़ी हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन है,
और बहुत सारी इस प्रकार की एबिलिटी या फिर गुण हैं जिनसे उनके टीममेट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई और मुझे आशा है कि आने वाले समय में और भी शानदार कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा MS धोनी से। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और IVM पॉडकास्ट पर आप खेल नीति के साथ रोज जुड़ सकते हैं सुबह 9:15 पर, जहां पर ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें, मैदान पर जो रणनीति बन रही है उनकी तमाम खबरें आप देख सकते हैं IVM के YouTube चैनल पर और IVM पॉडकास्ट के Facebook पेज पर, और साथ ही मेरे साथ आप ट्विटर और Facebook दोनों जगह जुड़ सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors this week, thewholetruthfoods.com, PayPal, Cred, and Siat. Thank you so much for working with us. We really appreciate it. First up this week, let me tell you about Cyrus Says. We featured popular YouTuber and actor Prajakta Kohli, who took us through a journey of content creation. We also had conversations with Vasanthi Hariprakash and Sachin Kalbag this week. Really great conversations. Do check those out. Vineet Kanabar goes solo this time on Storytellers and Storysellers as he talks about his favorite IPL ads and how brands have been making content around the cricket league. On The Habit Coach, Ashton was joined by Arjun and Sumesh of the Fighting Goat podcast to talk about fitness for combat sports like the mixed martial arts. On Nankari, Sadaf and Archit discussed the diet and lifestyle of athletes with the host of the Millennial Athlete, Shok Ramchandra, who is also a pro badminton player and coach. Ambarana opens the 4th season of Know Your Kanun with a list of things he has planned on the show for us, including episodes on immigration law and on career prospects for law students. The IPL season's on and we've definitely got you covered. Tune in to the Edges and Sledges podcast if you're looking for English, and if you're looking to listen to something in Hindi, definitely check out Khel Neeti. Both are great shows with great takes. And with that, I hope to see you again next week. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset, and everything sport. So tune in to the Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.